तो सीएफटी थ्योरी में अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ रहे थे अपन, और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के लिए मैंने जो ऊर्जा आरेख है वो बना लिया था। देखो एक बार और देख लेते हैं इसको हम। सबसे पहले मेरे पास हैं 5 d ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, लिगेंडों की उपस्थिति में इनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये आपके T2G थे और ये वाले 2 ऑर्बिटल आपके EG थे। ठीक है, जैसे ही लिगेंड पास आ जाएंगे ये आपके 2 भागों में बढ़ जाएंगे, एक की एनर्जी थोड़ी ऊपर हो जाएगी और एक की नीचे हो जाएगी, लेकिन इससे ये थोड़ा सा क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा इस लाइन से। EG वाले कक्षक आपके ऊपर चले जाएंगे, ये EG ऑर्बिटल, और नीचे रह जाएंगे आपके T2G ऑर्बिटल। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि EG कक्षक जो होते हैं उनकी लोब जो होती है वो अक्ष पर आती है, और अक्ष पर आएगी तो वो रिपेल करेगी, प्रतिकर्षित होगी, और T2G अक्षों के मध्य में आते हैं तो वो प्रतिकर्षित कम होंगे या न के बराबर होंगे। और ये आपका बैरी सेंटर कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने आपको कितनी बता दी थी, 1 डेल ओ, या फिर इसको मैं और क्या बोल दूँ, 10 डिस्टेंस क्यूसेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बताई थी, 3/5 डेल ओ, प्लस में प्लस के 6 डी क्यू कह लो, या प्लस के 0.6 डेल ओ कह लो। ये वाली दूरी कितनी थी, 2/5 माइनस में डेल ओ, या फिर माइनस के 4 डी क्यू, या फिर माइनस 0.4 डेल ओ। ठीक है, ये आपका ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। ये हमने, ये धातु का नॉर्मल है जब लिगेंड नहीं है, धातु के स्वतंत्र डी ऑर्बिटल हैं। ये लिगेंड की उपस्थिति में डी ऑर्बिटल हैं, और जैसे ही लिगेंड पास आ जाएंगे तो ये T2G और EG 2 भागों में बढ़ जाएगा, और डेल ओ आपकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है अष्टफलकीय संकुलों के लिए। अब आपको एक नियम पता होगा इलेक्ट्रॉन भरने का। क्या नियम होता है, हम हमेशा इलेक्ट्रॉन हुंड और पाउली के नियम के अनुसार भरते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं, उसके बाद ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। अब मेरे पास विन्यास है, मान के चलो D1। D1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं कम ऊर्जा के T2G कक्षकों में भर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। D2 आ गया मान के चलो विन्यास, तो वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कम ऊर्जा के T2G कक्षकों में भर दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरे जाते हैं और उसके बाद उसका युग्मन होता है। D3 विन्यास हो गया, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आया और फिर मैं यहाँ पर भर दूंगा। अब D4 विन्यास आ जाए मान के चलो, यहीं से समझना है आपको, तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन है। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के T2G कक्षकों में जाएगा या उच्च ऊर्जा के EG कक्षकों में जाएगा। D4 पर आकर समस्या क्रिएट हो गई, ये EG कक्षकों में जाएगा या T2G कक्षकों में जाएगा। अब देखो नॉर्मल अवस्था में तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, कम ऊर्जा के कक्षकों में, कम ऊर्जा वाले एक एक करके फिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर युग्मन होगा, युग्मन मतलब वो नीचे ही एंट्री करेगा या उच्च ऊर्जा के में चला जाएगा। अब उच्च ऊर्जा के में जाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। भाई अब इतनी ऊर्जा यदि हमारे पास है कि हम उसे ऊपर भेज सकें, ठीक है, तो इसके लिए 2 कंडीशन बन जाती है मेरी। कौन सी, D4 इलेक्ट्रॉन EG में जाए या T2G में युग्मित हो जाए, यह 2 ऊर्जाओं पर डिपेंड करता है। पहली तो होती है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसको मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, डेल ओ, और दूसरी होती है युग्मन ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, तो शॉर्ट में क्या लिख देता हूँ, P। तो 2 तरीका की ऊर्जाओं की ज़रूरत है मेरे को, जो मुझे ये बताएंगी कि चौथा इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के T2G कक्षकों में रहेगा या उच्च ऊर्जा के EG कक्षकों में चला जाएगा। तो देखो, जब
क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी यानी कि युग्मन कराने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उस ऊर्जा से ज़्यादा मेरी कौन सी है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तब तो चौथा इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में ही जाएगा। सुनना ध्यान से, दोबारा सुनो। जब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान डेल ओ का मान पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के T2G कक्षकों में ही युग्मित हो जाता है। मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पर युग्मित हो जाएगा, पांचवा यहाँ आएगा, छठवां यहाँ आएगा। अब आपको पता है एक कक्षक में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी फुल हो जाएगा, 2 ये भी फुल हो जाएगा, ये भी फुल हो जाएगा। तो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जाएगा ही जाएगा, आठवां यहाँ पर, नवां और 10वां ये भरने का तरीका है। तो पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त, जब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान पेयरिंग एनर्जी से कम होता है तो फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जाकर कहाँ पर जाता है? Eg कक्षकों में जाएगा। तो जब ये शर्त है मेरी तो T2G कक्षकों में क्या होगा? युग्मित होगा। और जब मेरे पास ये शर्त होगी तो Eg कक्षकों में जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझो। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, डेलो और पेयरिंग एनर्जी। मान के चलो तुम मार्केट गए और मार्केट में कोई वस्तु तुम्हें पसंद आ गई जिसका मूल्य था मान के चलो 100 रुपये, 100 रुपये में आ रही है वो चीज़। अब यदि आपके जेब में 100 रुपये या उससे ज़्यादा रुपये हैं तब तो उसे तुम बड़ी आसानी से खरीद लोगे, और तुम्हारे पास यदि कम रह गए तो फिर तुम उसे नहीं ले सकते। अब अपनी कंडीशन मत लगा देना साहब उधार ले आएंगे हम, तो उधार का कोई खेल नहीं है, ठीक है। तो शर्त क्या है? पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी है जितने की वो वस्तु आ रही है, मान चलो 100 रुपये, और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन वो एनर्जी है जो तुम्हारी जेब में रखी हुई है, मतलब पैसे। तो वो 100 रुपये हैं या 100 से ज़्यादा हैं तब तो वो क्या होगा? जितने मेरे को चाहिए उतने मेरे पास हैं। पेयर मतलब युग्म बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, और जितनी ऊर्जा जोड़ा बनाने के लिए चाहिए उससे भी ज़्यादा ऊर्जा है मेरे पास। ये एनर्जी कौन सी है? जो इस दौरान यहाँ से निकली, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हुआ तो इस दौरान ये एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई और ये एनर्जी मेरे पास है। और ये जो निकली हुई एनर्जी यदि युग्मन ऊर्जा से ज़्यादा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा? वो युग्मित करा देगा, क्योंकि मेरे पास उतनी एनर्जी है ऑलरेडी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि निकलने वाली एनर्जी कम है मान के चलो, और पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है, मतलब युग्मन कराने के लिए चाहिए 200 किलो जूल मोल इनवर्स, और मेरे पास है मान चलो 150 किलो जूल मोल इनवर्स। तो क्या वो युग्मित करा पाएगा भाई? जोड़ा बनवा पाएगा? नहीं बनवा पाएगा। तो याद रखना, जब भी युग्मन ऊर्जा का मान क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से कम होता है, मतलब ये ज़्यादा होती है, जो है मेरे पास वो ज़्यादा है और जो चाहिए वो कम है, तो वो युग्मित करा देगा, जोड़ा बनवा देगा। और यहाँ पर जितनी ऊर्जा मेरे को चाहिए होती है वो वाली तो ज़्यादा है और जो मेरे पास है वो कम है, तो ऐसी स्थिति में युग्मन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये एनर्जी क्यों चाहिए युग्मित कराने के लिए? उस पर भी तो सवाल उठ सकता है। तो देखो, एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी रखा हुआ है, अब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन रखना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर पहले से नेगेटिव आवेश, और उसी कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन जाए उस पर भी नेगेटिव आवेश। नेगेटिव नेगेटिव दोनों जो इलेक्ट्रॉन है उन पर विपरीत आवेश है, वो समान आवेश है, और समान आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो इस सिचुएशन में क्या होगी? वहां पर भाई एनर्जी तो देनी पड़ेगी उनको रोकने के लिए। एक ही थाने के अंदर यदि 2 चोरों को बंद कर दिया जाए या 2 मुजरिमों को बंद कर दिया जाए जो एक दूसरे के खून के प्यासे हों, तो एक ही यदि हवालात में बंद करेंगे उनको तो वो आपस में लड़ेंगे। अब उनको यदि लड़ने से रोकना है तो जो बाहर हवलदार बैठा है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि उसका डर हो। सही बात है, गलत बात? तो एक ही कक्षा में यदि इन दोनों को रखना है तो इनको चुपचाप बैठाने के लिए बाहर से एनर्जी तो देनी पड़ेगी, और वो बाहर से दी जाने वाली एनर्जी यदि मेरे पास जो है वो पेयरिंग एनर्जी जितनी चाहिए उससे भी ज़्यादा एनर्जी मेरे पास है तो उस कमरे में उनको बैठा देगा, और यदि वो एनर्जी कम रह गई तो नहीं बैठा पाएगा, वो कहाँ जाएगा? दूसरे हवालात में बंद करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब
D1 D2 D3 तीन इलेक्ट्रॉन तो T2G कक्षकों में भरे जाते हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसकी दो शर्तें, दो ऊर्जाएं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा। जब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है और युग्मन ऊर्जा का मान कम होता है तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में युग्मित हो जाएगा। और जब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम और पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा तो EG कक्षकों में चला जाएगा। अब ऐसा कब होता है? तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, यानी कि प्रबल क्षेत्र समूह होते हैं, प्रबल स्ट्रॉन्ग समूह होते हैं, तो वहाँ पर डेल ओ का मान पेयरिंग एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होता है। और वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो वहाँ पर पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होता है डेलो से, तो वीक फील्ड लिगेंड होने पर युग्मन नहीं होता है, इसलिए EG में जाते हैं इलेक्ट्रॉन। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो इस सिचुएशन में डेलो का मान ज़्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन है और वो युग्मित होना चालू हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पर और वीक फील्ड लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर क्या होता है, वो देखोगे आप। देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके अच्छी तरह से, आगे देखो। देखना ध्यान से। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए बात करते हैं। मेरे पास विन्यास है D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। मेरे पास कक्षक हैं T2G, EG भी लिख लेता हूं मैं साथ में। ये मेरे पास T2G और EG कक्षक हैं सभी के, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। एक लेता हूं मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और एक ले लेता हूं मैं चुंबकीय आघूर्ण। अब मैं यहां पर आपको एक बात बता देता हूं, जब कभी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट कर दूं मैं, n से, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 आ जाए, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 हो या 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, तो इनका म्यू यानी चुंबकीय आघूर्ण सूत्र क्या होता है म्यू निकालने का, √n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो इसको तुम सॉल्व करते होंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। म्यू का मान 1 2 3 4 5.7 8 8 8 और 9, ये याद कर लो तुम। जब कभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहाँ पर 1.7 बोर मैग्नेटॉन लिख दिया करो, 2 अनपेयर्ड आए तो 2.8 लिख दिया करो, 3 आए 3.8, 4 आए 4.8, 5 आए तो 5.9 अनपेयर्ड। ये m की वैल्यू, म्यू की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर, लिख लेना इसको साइड में कहीं। तो चुंबकीय आघूर्ण, ये बात तो हो गई कहाँ तक, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड हो, WFL हो, तो मेरे पास वही D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10, और इसके लिए भी T2G और EG ऑर्बिटल तो ये मैंने T2G और EG ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और म्यू चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ आपके 5 d ऑर्बिटल हैं ये मेरे पास, जो किन भागों में बट गए, 2 भागों में। यहाँ तो आपके EG कक्षक हैं और यहाँ पर आपके कौन से हैं, T2G कक्षक। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आया, मतलब D1 पोजीशन आई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, कहाँ पर जाएगा भाई, T2G में, तो T2G में 1 EG में 0, जब एक इलेक्ट्रॉन हो तो, ठीक है।
अच्छा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अकेला ही तो है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और जब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो चुंबकीय आघूर्ण कितना आता है? 1.7 बोर मैग्नेटॉन। सीधा आंसर आ गया। चलो, D2 इलेक्ट्रॉन हो तो दूसरा यहां पर आएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं बढ़ जाएंगे जब तक तो युग्मन का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कम ऊर्जा के कक्षकों में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके फुल होंगे। तो ये 2 हो जाएंगे। चाहो तो आप 1,1 लिख लेना, या फिर आप 2 भी लिख सकते हो, जो भी आपको उचित लगे वो आप लिख लेना। अकॉर्डिंग टू योर बुक 2 लिखा हुआ है, और वैसे आप देखो तो 1,1,1 इस तरह से भी लिख सकते हो। Eg में तो अभी कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। कितना हो जाएगा? 2.8 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है। अच्छा, D3 विन्यास हो गया, मान के चलो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये किस में जाएगा? वो T2G में, कम ऊर्जा के में। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर अभी भी 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1,1,1, लेकिन आप यहाँ पर 3 ही लिख दो। ठीक है। अनपेयर्ड, ये भी अयुग्मित अयुग्मित अयुग्मित, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं मेरे पास, और चुंबकीय आघूर्ण कितना आ जाएगा? 3.8 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है। यदि 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो अब यहां से केस चालू हो जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन आने पर कौन सा है? SFL, और SFL के लिए शर्त क्या होती है? हमेशा डेल O का मान ज्यादा होता है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। ये फिक्स शर्त है SFL के लिए। और जब डेल O का मान ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? युग्मन। कहाँ जाएगा वो? कम ऊर्जा के T2G कक्षकों में ही युग्मित होगा, Eg में नहीं जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन चौथा कहाँ पर जाएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है यहीं पर युग्मित हो जाएगा। तो विन्यास क्या बनेगा? Eg में 4 हो चुके हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 1 1 1 1, ये भी लिख सकते हो, और यहाँ तो 0 होगा ही, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 4। ठीक है, दोनों ही सही हैं। अच्छा, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं? देखो, ये तो युग्मित हो गया, ये अयुग्मित, ये अयुग्मित, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2, और 2 अयुग्मित हैं, तो यहाँ पर अब कितना आ जाएगा? फिर से 2.8 बोर मैग्नेटॉन। क्लियर। 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो यहाँ पर ये 5 हो गए। अब पांचवा भी कहाँ जाएगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहीं पर जाएगा, तो ये 5, तो 2 और 1 ये भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 5 और ये 0, और 5 होते ही एक ही अनपेयर्ड रह गया, एक ही अयुग्मित है, तो 1.7 बोर मैग्नेटॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो ये तो फुल हो चुके हैं, यहाँ तो युग्मन होगा ही होगा अब, और छठवां कहाँ जाएगा? यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो ये आपका भर जाएगा, और ये आपका 2,2,2 ये भी सही है, या फिर आप क्या लिखोगे? 6, और ये तो 0 अब भी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि युग्मित युग्मित युग्मित, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 0। ठीक है। अब 7 हो जाएं तो एक और आ गया। अब भाई ये तो सभी भर चुके हैं, तो इनमें तो आने का कोई सवाल ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा आपका? यहाँ पर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये आपका कितना? 6 2 2 2, और यहाँ पर अब कितना हो चुका है? 1। फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, युग्मित 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 अयुग्मित, और यहाँ पर 1.7 बोर मैग्नेटॉन। अच्छा, 8 हो जाएं। अब ये 8वां इलेक्ट्रॉन पहले बराबर के में जाएगा, तो वो 6 और ये कितने? 2, और दोनों अनपेयर्ड हैं, तो 2 कितना हो जाएगा? फिर से 2.8 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है। अब 9 हो जाएं तो एक और भर दो, 9 हो जाएंगे, तो ये तो भरे हुए हैं, फिर यहाँ युग्मन चालू हो जाएगा, तो T2G में तो 6 ही रहेंगे। Eg में कितने हो जाएंगे अब? 3 में से अनपेयर्ड कितना? 1, और 1 का 1.7 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है। अच्छा, 10 हो जाएं तो ये पूरे 10, और ये तो कितना? फिर से ये 6 और ये 4, ये 0 और ये 0, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड नहीं है। क्लियर। चलो, अब ये तो हो गया तरीका किसका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पर। लेकिन मेरे पास मान के चलो वीक फील्ड लिगेंड हो, तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल O का मान कम होता है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। ये बात फिक्स है। अब D1 आ जाए तो D1 में ये पहला D1 का इलेक्ट्रॉन नीचे ही जाएगा कम ऊर्जा के में, तो ये 1 और ये 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, और 1 से 1.7 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है।
नेक्स्ट बात, यदि मेरे पास D2 हो जाए तो एक और इलेक्ट्रॉन, अब भी ये कम ऊर्जा के में जाएगा, तो यहाँ से 2, यहाँ से 0, 2 अनपेयर्ड, और ये 2.8 बोर मैग्नेटॉन। 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए मान के चलो, तो ये थर्ड यहाँ पर पहुँचेगा आपका, और ये कितने हो जाएंगे 3, तो ये 3.8 बोर मैग्नेटॉन। 4 हो जाएं, अब लाला चौथे इलेक्ट्रॉन में ही ऊर्जाएं काम आती हैं। युग्मन कराने के लिए जो ऊर्जा है वो ज़्यादा है और जो मेरे पास ऑलरेडी है वो कम है, तो क्या युग्मन होगा? नहीं। कहाँ जाएगा? ऊपर T2G की जगह Eg में। और अब विन्यास क्या होगा? ये तो 3 और ये, सॉरी ये मैंने भरा नहीं था पहले, ये तो 3 और ये क्या हो जाएगा 1, और ये 3 और 1 हो गया, तो आपका ये कितना अनपेयर्ड, 1 2 3 4 अनपेयर्ड हो गए, और 4 अनपेयर्ड होते ही 4.8 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये इसीलिए मैंने बता दिया, अनपेयर्ड 1 हो तो 1.7, 2 हो तो 2.8, 3 हो तो 3.8, 4 है तो 4.8 और 5 है तो 5.9। ये मैंने इसलिए पहले ही बता दिया आपको। 5 हो जाएं तो 5वां फिर यहाँ जाएगा, क्योंकि युग्मन ऊर्जा ज़्यादा है और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कम है, तो 5 कैसे भरोगे? 3 तो यहाँ पर, 2 यहाँ पर, टोटल कितने हो जाएंगे अब मेरे पास अनपेयर्ड? 5 ही अनपेयर्ड हो गए, और 5.9 बोर मैग्नेटॉन। क्लियर? अब ये छठवां इलेक्ट्रॉन आ जाए मान के चलो D6। अब छठवां तो क्या होगा? ये सब भर चुके, तो पहले एक एक करके भरो, फिर उनका युग्मन चालू करो, तो यहाँ अब ये T2G में आएगा ही आएगा। तो T2G में कितने हो जाएंगे? 4। ऐसे ही बढ़ सकते हो 2, 1, 1, और ये कितना 2। अनपेयर्ड कितने? देखो ये युग्मित हो चुका है, ये अयुग्मित, 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 और ये कितने रह जाएंगे आपके 4। 4 से फिर से 4.8 बोर मैग्नेटॉन। एक और आ जाए तो फिर ये युग्मित हो जाएगा 2, 2, 1, या फिर सीधा 5 लिख देना, और यहाँ पर 2 अनपेयर्ड, 1 2 3 रह गए केवल, 3 से 3.8 बोर मैग्नेटॉन। एक और आ जाए तो फिर क्या होगा? ये भी युग्मित हो जाएगा, तो नीचे कितने हो जाएंगे? 6, ऊपर 2, अनपेयर्ड 2 ही रह गए, तो 2 से 2.8 बोर मैग्नेटॉन। एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए मान के चलो, तो फिर ये कहाँ जाएगा? अब तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो फुल हो चुके हैं, अब यहीं पर जाएगा ये, और यहाँ जाएगा तो T2G में तो 6, Eg में कितने? 3, और इस सिचुएशन में क्या होगा? एक ही अनपेयर्ड रह जाएगा, और कितना हो जाएगा? 1.7 बोर मैग्नेटॉन। और जब पूरे 10 हो जाएं तो फिर तो ये भरेगा ही भरेगा, और ये 6 और ये 4 और ये 0 और ये 0। तो अब आपने देख लिया कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पर और वीक फील्ड लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ गौर करो, इसका D1, D2, D3 तीन तो ये देखो, इसका D8, D9 और D10 देखो पूरा। मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ इनको ब्रैकेट में, ठीक है? आप मत करना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ से इसका D1, D2, D3 देखना है आपको, और इसका भी D8, D9, D10 देखना है। चेक करो, T2G1 Eg0, T2G1 Eg0 सेम, T2G2 Eg0, T2G2 Eg0, T2G3 Eg0, T2G3 Eg0 सेम है बिल्कुल। यहाँ पर T2G6 Eg2, T2G6 Eg2, T2G6 Eg3, T2G6 Eg3, T2G6 Eg4, T2G6 Eg4 क्या सेम है या नहीं है? तो इसका मतलब D1, D2, D3 और D8, D9 और D10 ये 6 विन्यास तो ऐसे हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सेम ही विन्यास आते हैं। अब चेक करेंगे हम D4 को, T2G4 Eg0, T2G3 Eg1 डिफरेंट है। 5 वाले को देखो, T2G5 Eg0, T2G3 Eg2 अलग है। 6 वाले को देखो, T2G6 Eg0, T2G4 Eg2 अलग है, और T2G6 Eg1, T2G5 Eg2 ये भी डिफरेंट है। तो कौन कौन से विन्यास?
D4 विन्यास, D5 विन्यास, D6 विन्यास और D7 विन्यास, केवल ये 4 विन्यास ही ऐसे होते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड आने पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पर विन्यास ये रहेगा और वीक फील्ड लिगेंड होने पर ये रहेगा। तो अब टोटल D1 से D10 तक 10 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो D1, D2, D3, D8, D9, D10 6 विन्यास तो ऐसे हैं जिस पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि D4, D5, D6, D7 ऐसे हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अपना प्रभाव डालते हैं और विन्यास को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है अच्छी तरह से कि क्या मैं बता रहा हूं आपको? यहां तक समझ में आ गया कि 6 विन्यासों पर तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है किसी भी प्रकार से, जबकि 4 विन्यासों पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड होने का प्रभाव पड़ता है। क्लियर? तो अब यहां पर हमने ये देख लिया कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहां पर प्रभावकारी होता है और कहां पर नहीं है। और इस तरह से चलो नेक्स्ट बात अब ये आती है हमारी कि हम चुंबकीय आघूर्ण डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम फॉर्मूला लगाकर यदि चुंबकीय आघूर्ण को आप निकालोगे तो काफ़ी टाइम खर्च होता है। आप डायरेक्ट जो मैंने अभी तरीका बताया था उससे निकालोगे और केवल इन 4 विन्यासों को आप याद रखोगे जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और अष्टफलकीय संकुलों में एक तो जो डायग्राम मैंने नेक्स्ट क्लास में बताया था पिछली में पार्ट 14 में, उसको याद रखोगे वो कैसे बनाया गया था। सबसे पहले 5 डी कक्षकों की एनर्जी बिल्कुल सेम थी। जैसे ही लिगेंड पास में आए तो भी लिगेंड इनफाइनाइट दूरी पर था, जब तक रिपल्सन नहीं लगा तो भी उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन सभी की सेम है। और थोड़ा पास में आते ही वो 2 भागों में बढ़ जाता है, T2G और EG में। याद रखोगे T2G नीचे और EG खाएँ ऊपर। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है। क्लियर है? तो यहां आकर आपकी अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ेंगे, साथ में ही किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और किस प्रकार से उसका ऊर्जा डायग्राम बनाया जाता है ये भी देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।